नमस्कार दोस्तों, यह प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ये दोस्तों प्री बोर्ड का रियल पेपर है कक्षा 12 सामान्य हिंदी का। ऐसा ही पेपर लगभग बोर्ड में आएगा, एकदम ऐसा ही पेपर बोर्ड में आएगा। तो दोस्तों अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है कमे कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी, राजा शिव प्रसाद सिंह, सदल मिश्र। तो दोस्तों जो भाषा योग वशिष्ठ है उसके लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, यानी कि इसका ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ख नंबर दिया है कि छड़ बोल कण मुस्काए रचना की विधा है नाटक, उपन्यास, संस्मरण की निबंध। तो दोस्तों जो छड़ बोले कण मुस्काए वो किस विधा की रचना है? तो वो क्या है? संस्मरण है, यानी कि 100 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्मरण। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है प्रणयिनी, परिणय, ग्राम, सुखमय जीवन, जासूस का धोखा। तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उनके द्वारा कौन से लिखी है? सुखमय जीवन। अगला दोस्तों घ नंबर दिया है कि शुक्लयुगीन लेखक हैं उदय शंकर भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी। और अगला दिया है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों जो शुक्लिन युगीन लेखक है वो कौन है? वो उदय शंकर भट्ट हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों शुक्लोत्तर युगीन रचना है। शुक्लोत्तर युगीन रचना है रेल का विकट खेल, कंकाल, योगदान, निराला की साहित्य साधना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निराला की साहित्य साधना, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा का दोस्तों कह दिया है कि हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द्विवेदी युग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि परशुराम के प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। और अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया है घ नंबर कि झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी। तो दोस्तों झांसी की रानी जो कविता है वो किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों घ नंबर छायावाद के कवि हैं रामेश्वर शुक्ल, अंचल, कुजानन, माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर राइट क्या आ जाएगा दोस्तों? महादेवी वर्मा। और अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, शकुंतला माथुर को, सुमित्रानंद पंत, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो दोस्तों प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत जी को, यानी कि 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा स। और तीसरा में दोस्तों दिया है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीति के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। वरन नए पारिभाषिक शब्दों एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा इसमें कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये जो गद्यांश है वो किससे लिया गया है? तो जो भाषा की आधुनिकता है उससे है। और इसके जो लेखक कौन है? प्रोजी किशन रेड्डी जी हैं।
और दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि वर्ण नए परिभाषिक शब्द एवं नूतन शैली प्रणाली को व्यवहार में लाना है, भाषा की अनुरूपता प्रदान करना है। इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। और 100 में दिया है कि भाषा में आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा कि भाषा में आधुनिकता लाने के लिए आवश्यक है कि हम नवीन परिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों का प्रयुक्त करें। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। तो लेखक कहते हैं कि जो नवीन लेखक शैलियों पर आधारित लेखन पद्धति के प्रयुक्त इसको करने से भाषा का विकास नहीं होता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवीन शब्दों को गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं हो सकता। और अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। तो लेखक जो है इस गद्यांश में किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डाले हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि नवीन परिभाषिक शब्दों पर, नवीन मुहावरे, नवीन लेखन शैलियों आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। और अगला है कि हमारी युवा शक्ति से संपर्क करने में मेरे फैसले का आधार भी यह रहा है। अब अनेक सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधा से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उसे स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपके हृदय से किया गया हो, आपकी आत्मा को अभिव्यक्ति और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। तो दोस्तों प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें, तो इसका संदर्भ कैसे लिखाएगा। तो ये दोस्तों किसे लिया गया है, तो जो पाठ है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है, हम और हमारा आदर्श से लिया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है। स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छे सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन बिताने के सपने देखकर स्वर्णिम युग के लिए काम करना उपयुक्त है या सही है। और द है कि लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है। तो इसका दोस्तों क्या रहा है आधार, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क करने का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि युवा वर्ग के सपनों को जानना और उन्हें इस बात का अवगत कराना कि सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन बिताने के लिए जीवन के सपने देखने और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि अभिव्यक्ति तथा प्रसार शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका दोस्तों क्या अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति यानी विचार प्रकट करना, प्रसार यानी कि विस्तार करना या फैलाना या विस्तार करना। और अगला है दोस्तों 4 नंबर, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे दिए। पद्यांश है दोस्तों, क्या कर सकती थी मेरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। उपयुक्त पद्यांश का दोस्तों शीर्षक लिखना है इसमें, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक। तो ये दोस्तों किससे लिया गया है, जो कैकेयी का अनुताप गीत है, जो दोस्तों जो कैकेयी का अनुताप है उससे लिया गया है। और इसके लेखक मैथिली शरण कवि, दोस्तों कवि, इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और उपयुक्त पद्यांश में जो दोस्तों रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। और पंजरगत और ज्वलित शब्दों का अर्थ लिखना है। कैकेयी अपने अंतर्मय और अधीर अभागे मन को क्या कहती है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और अथवा में दिया है दोस्तों कि समर्पण लो सेवा का सार सजल संसृष्टि का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पतदल में विगत विकास बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्हीं से
फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन का खेल सुंदर खेल, सुमन के खेलो सुंदर खेल। उपयुक्त पद्यांश का दोस्तों इसमें भी संदर्भ लिखना है पहले। तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, श्रद्धा मनु से लिया गया और इसके रचयिता कौन है, यानी कि इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और यह किन पात्रों का संवाद है, सृष्टि का क्रम कैसा बढ़ेगा, सजल संस्त्रिका का अर्थ है। और आगे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रो जी किशन सुंदर रेड्डी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ख में दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। और अ में दिया सुमित्रानंद पंत जी का, मैथिली शरण गुप्त का, रामधारी सिंह दिनकर का। छ में दिया बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और अथवा में करके दिया है कि पंचलाइट कहानी के उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। और खंड ख में दिया है कि आलोकावृत खंडकाव्य के आधार पर कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखो। और अथवा में करके दिया है दोस्तों, और खंड ख में दिया है 7 नंबर में कि आलोकावृत खंडकाव्य के आधार पर कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखो। और अथवा में आलोकावृत खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण करो। और 8 नंबर दोस्तों दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि वो किस पाठ से लिया गया है और उसके साथ इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों ये क्या है कि याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेय पत्यु कमाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कमाय पति प्रियो भवति। तो दोस्तों ये किससे लिया गया है, जो आत्मज्ञ और सर्वज्ञ वाला पाठ है उसे लिया गया है। और इसका दोस्तों व्याख्या क्या हो जाएगा कि याज्ञवल्क्य वल्क्य उवाच, यानी कि जो याज्ञवल्क्य हैं वो बोले, वाच बोले, न वा अरे मैत्रीय पत्यु कमाय पतिः प्रियो भवति, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कमाय पति प्रियो भवति, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। और दोस्तों आगे दिया है ना च अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवति आत्मनस्तु वै कमाय जाया प्रियम भवति। और आगे दोस्तों दिया है कि अपनी इच्छा पूर्ति की न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। और न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्ते वा प्रियम भवति, न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति आत्मनस्तु ते कामाय पुत्रो वित्तवाम प्रियम भवति, न वा अरे सर्वस्य कमाय सर्वप्रियम भवति आत्मनस्तु वै कमाय सर्वप्रियम भवति। तो इसका अर्थ दोस्तों क्या आ जाएगा, न ही पुत्र और धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, अपनी ही कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। न ही सबकी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। और अगर दोस्तों कि वह दूसरों के सुख के लिए नहीं अपितु अपने सुख के लिए अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं, केवल अपने को ही सुख देना है। इस प्रकार आत्मतृप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र संबंधी आदि प्रिय होते हैं। और अथवा में दिया है दोस्तों कि अथैकः शकुनी सर्वेषाम। तो ये दोस्तों किससे लिया गया है, तो ये दोस्तों उल्लू जातकम वाला पार्ट है उससे लिया गया है। और दोस्तों ख में दिया है कि दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। और दिया है दोस्तों कि सहसा विदित्य न क्रियाम विवेक परम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिण गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। तो दोस्तों ये सुभाषित रत्नानी वाला जो पाठ है उसे लिया गया है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा,
सहसा विद्यते न, यानी कि दोस्तों बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुड़ी की लोभी संपत्तियां स्वयं वर्त करती हैं। और दोस्तों वज्रदीपि, और दोस्तों अथवा में करके दिया है कि वज्रादपि कठोराणि मृदानि वुषु मादि लोकोत्तराणं चेतसि को न विज्ञातु मरहति। तो दोस्तों ये भी सुभाषित रत्नानी वाला जो पाठ है उसी से लिया गया है, और इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, असाधारण व्यक्तियों के व्रज से कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्त को कौन जान सकता है। और आगे दोस्तों दिया है 9 नंबर के निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लेकर वाक्य का प्रयोग करना है। हवा में तलवार चलाना, यानी कि बिना किसी ठोस वजह के या व्यर्थी में किसी से झगड़ा करना। और जिसका वाक्य प्रयोग दोस्तों करना चाहें तो क्या कर लेंगे कि वह हमेशा हवा में तलवार चलाता रहता है, इसी कारण उसके दोस्त उससे दूर हो गए। या तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना, यानी कि आत्म प्रशंसा करना। और दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग करेंगे आत्म प्रशंसा करना का, तो क्या हो जाएगा, अरे तुम अपने मियाँ मिट्ठू मत बनो, तुम्हारी तारीफ तो हम सब कर ही रहे हैं। और अगला दोस्तों दिया कि मिट्टी में मिलना, यानी कि मिट्टी में मिलना का मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाना। रामू की शराब, और इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि रामू की शराब को आदत ने उसके पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 10 नंबर कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। धर्म और उदारता कर्म में आनंद अनुभव करने वालों के कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे ही फलस्वरूप लगते हैं। अत्याचारी का दमन और कलेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है वही लोकोपकारी कर्मवीर सच्चा सुख है। और दोस्तों इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कर्मण्य किन्हें कहा जाता है। कर्मण्य किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है, यानी कि जो कर्म में आनंद का अनुभव करता है उसे कर्मण्य कहते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस विधान में दिव्य आनंद भरा रहता है। किस विधान में दिव्य आनंद भरा रहता है। और दोस्तों यहाँ पे दिया है कि धर्म और उदारता उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है, यानी किसमें भरा रहता है, धर्म और उदारता उच्च कर्मों के विधान में दिव्य आनंद भरा रहता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि लोकोपकारी कर्मवीर का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है कि अत्याचारी का दमन और कलेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होता है वही लोकोपकारी कर्मवीर सच्चा सुख है। और अगला क्वेश्चन 11 नंबर दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। अविराम और अभिराम का क्या आ जाएगा, लगातार और रुचिकर, बिना रुके और सुंदर, पक्षी और आकाश, आकाश और पक्षी। तो अविराम का दोस्तों क्या आ जाएगा, ख नंबर, बिना रुके और सुंदर। और ब में दिया कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पूत, कनक, अंबर, जलद। तो कनक का दोस्तों क्या आ जाएगा, कनक तो इसका धतूरा हो जाएगा, सोना हो जाएगा। जलद का बादल हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। अंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाश, नभ, गगन, व्योम, अनंत, शून्य, ये सब अंबर है। और पूत का दोस्तों क्या हो जाएगा, पुत्र और पवित्र। और 100 नंबर में दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का अर्थ चयन करके लिखो। बिना वेतन लिए काम करने वाला कहलाता है, मतलब सवैतनिक, अवैतनिक, वेतन मुक्त, सेवानिवृत्त। तो दोस्तों बिना वेतन के अवैतनिक। और दोस्तों ब नंबर दिया है कि प्रिय बोलने वाला, प्रिया, प्रियसा, प्रियवंदा, प्रीति।
तो प्रिय बोलने वाला प्रिय वंदा, इसका ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, शिवानी एक विदुषी लेखिका थी। सीता घर जाती है, तो दोस्तों सही है। पुस्तक मेज पर रखिए, ये भी सही है। और घ नंबर दिया कि गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के भाषण हुए, तो इसका क्या जाएगा दोस्तों, गोष्ठी में अनेक विद्वानों के भाषण हुए। और 12 नंबर में दोस्तों दिया है कि हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखो। और क में दिया है कि श्लेष अलंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिखो। और ग में दिया दोस्तों दिया है सोरठा छंद अथवा चौपाई छंद के लक्षण और उदाहरण। और 13 नंबर में दोस्तों दिया है कि अपने नगर में संक्रामक बीमारी की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अथवा में करके दिया है कि स्वरोजगार शुरू करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकट स्थित बैंक में शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। और 14 नंबर दिया दोस्तों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शैक्षिक क्रांति का सार्थक प्रयास। और ग में दिया है कि नर हो न निराश करो मन को। और क में दिया है साहित्य समाज का दर्पण। इसका आपको दोस्तों किसी एक पे भाषा शैली में निबंध लिखना है। धन्यवाद दोस्तों।